नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पर टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। आप जानते ही हो यार। तो आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 7 लेके आए हैं। और ऊपर वाले ने चाहा या आपने और मैंने चाहा तो ये इस आज का लास्ट लेक्चर भी होगा। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो, लास्ट जो हमने कर लिया उस लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने बात की थी कि मीटर ब्रिज कैसे काम करता है, या तो वो तो उससे पहले बात कर ली थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने जो लास्ट लेक्चर में की थी वो थी सीरीज और पैरेलल सर्किट के ऊपर ऑफ सेल, कि सेल को सीरीज में कनेक्ट करें और सेल को पैरेलल में कनेक्ट करें तो क्या होगा। और जाते जाते मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो अगर आपको याद हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन तो हम इस्तेमाल करते हैं जब हम सेल को यूज कर रहे होते हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं जब हम सेल को चार्ज कर रहे होते हैं। जब भी सेल चार्ज होते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगते हैं, और जब भी सेल्स या बैटरीज को डिस्चार्ज करते हैं तो सीरीज में लगते हैं, बिकॉज सीरीज में वोल्टेज हमें ज्यादा मिलती है, तो इसलिए हम उसको यूज करते वक्त सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। लेकिन जब बात आती है चार्ज करने की, तो चार्ज होती है वोल्टेज पे, और वोल्टेज पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहती है, इसलिए चार्जिंग करते हुए सेल्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। तो इसीलिए आप ये मत समझना कि सीरीज कॉम्बिनेशन बेहतर है, नहीं। यूज कर रहे हो, सेल्स को इस्तेमाल कर रहे हो तो सीरीज बेहतर है, लेकिन सेल्स को जब आप चार्ज कर रहे हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वहां पे बच्चों बेहतर हो जाता है। चलिए फिलहाल आज हम आगे बढ़ेंगे। आज की पूरी पीपीटी हमें खाली है, हमें उसको भरना है, क्योंकि आज हमें बहुत अलग सा एक नया सा कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस टॉपिक का नाम है बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ किसी भी चीज का कम होना, लंबाई पे जाने पे, आगे जाने पे किसी भी चीज का कम होना, डिक्रीज होना, इसे हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट या ग्रेडियंट कहते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? तो आप कह सकते हो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल विद इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये बहुत रफ भाषा में हम बात कर रहे हैं, मैथमेटिकली भी बात करेंगे, लेकिन इसको समझो पहले। ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, एक्चुअल डेफिनेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं, लेकिन उसको समझने के लिए मान लेते हैं हमारे पास यहां पे एक सेल है, एक बैटरी है जिसका ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और यहां पे हम लोगों ने एक वायर लगा दी है। इस वायर में रेजिस्टेंस है, ये वाली जो वायर है वो वायर है, लेकिन आप मान के चलेंगे उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन जिसको मैं पीले रंग से ऐसे शेड कर रहा हूं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये एक्चुअली वो वायर है जहां पे रेजिस्टेंस जो है वो है, तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। अब मान लो यहां पे आपने V वोल्ट दे दिया, तो V वोल्ट देने का मतलब होता है कि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो V है, और यहां तक आते आते वो 0 हो जाएगा। यानी V पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, मतलब क्या हुआ? इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो V का आएगा। यानी यहां से शुरुआत की आपने V, और यहां तक पहुंचते पहुंचते पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो V से आपको 0 जाना है, बेसिकली कहने का मतलब ये। अब सोचो, मैं इसको हटा दूंगा, लेकिन मान लो ये 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 10 है और ये 0 है। मान लो ये 110 है, इसका मतलब क्या हुआ? ये 110 है और ये 0 है। मान लो आपने यहाँ पे दिया 5 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 5 वोल्ट और ये हो जाएगा 0। कहने का मतलब ये है कि जब एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है एक वायर के अक्रॉस, तो उसका एक एंड आ जाता है हायर पोटेंशियल पे और एक एंड चला जाता है लोअर पोटेंशियल पे। यानी अगर मैं V वोल्ट लगाता हूं तो पोटेंशियल जो है वो V बन जाता है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में, और वो ग्रेजुअली और यूनिफॉर्मली गिरता है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इसका मतलब अगर मैं बीच में, ओ माय गुडनेस, इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर मेरे पास ये वायर थी और मैं बीच में एक पॉइंट, एग्जैक्टली बीच में एक पॉइंट ले लूंगा, तो मुझे वोल्टेज कितना मिलेगा? V/2, क्योंकि यूनिफॉर्मली गिर रहा है ना। तो यहां पे जो पोटेंशियल मिल जाएगा मुझे वो क्या मिल जाएगा? 3V/4, अगर मेरी मैथ्स ठीक है तो, और यहां पे पहुंचेंगे तो V/4 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि पोटेंशियल जो है वो यूनिफॉर्मली ड्रॉप होता चला जाएगा, यूनिफॉर्मली गिरता चला जाएगा, और इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमिना को, इसी टर्म को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द वैल्यू, या इज द वैल्यू, या ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखते हैं,
पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नथिंग बट वोल्टेज पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर। एक कंडक्टर की कितनी लेंथ है, तो वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। वोल्टेज पर यूनिट लेंथ को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो क्या हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया कितना वोल्टेज है डिवाइडेड बाय कितनी लेंथ है। पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम के से दिखाते हैं मुझे समझ नहीं आता, इतने सारे अल्फाबेट हैं, ए बी सी डी भी, अल्फा बीटा गामा भी है, इन्हें के ही मिलता है ना। कोई बात नहीं बच्चों, एक जीवन आएगा, सब ठीक हो जाएगा। हमारे पास क्या क्या था? क्यू था, क्यू से चार्ज हो गया, एम था, एम से दे देते, वी से हो गया, डब्ल्यू से दे देते, टी से दे देते यार, एस से दे देते यार, कुछ भी बोल देते यार, के पीछे पड़ गए, कोई बात नहीं। तो क्या होता है? वोल्टेज अपॉन में लेंथ। तो वोल्टेज अपॉन में लेंथ का मतलब हो गया बच्चों V बाय एल। वोल्टेज अपॉन में लेंथ का मतलब V बाय एल। अब आप सोचो ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं। मान लो ये पूरी वायर 10 सेंटीमीटर की है, मान लेते हैं ये पूरी वायर 10 सेंटीमीटर की है और यहां पे आपने 50 वोल्ट दे दिया है, तो इसका मतलब है पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया 50 अपॉन में 10 यानी कि 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो इसकी मैथ्स ये कहती है कि अगर आप हर 1 सेंटीमीटर आगे जाओगे तो पोटेंशियल 5 वोल्ट गिरेगा ना यार। 10 सेंटीमीटर पे 50 वोल्ट है, तो हर 1 सेंटीमीटर आगे जाओगे तो 5 वोल्ट गिरता जाएगा। पहले सेंटीमीटर आगे जाओ 50 से 45 हो जाएगा, अगले जाओ 40 हो जाएगा, अगले जाओ 35 हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल गिर रहा है। और गिरने को ही बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल के गिरने को ही कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये बात आपको समझनी है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कि मैं कितना आगे जाऊं लंबाई पे और कितना पोटेंशियल गिरना शुरू हो जाए। ओके है, ओके रिपोर्ट है। अब इसका करना क्या है? इसी पोटेंशियल ग्रेडियंट के कंसेप्ट से हमारे पास एक टॉपिक आता है, वो आता है पोटेंशियोमीटर। इसी पोटेंशियल ग्रेडियंट के कंसेप्ट से हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। अब ये पोटेंशियोमीटर क्या होता है? अ डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पहली बात तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल ग्रेडियंट पे वर्क करता है एंड इट इज यूज्ड टू, पहली बात तो कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। ये 2 सेल्स को ईएमएफ करता है, 2 सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करता है। तो सबसे पहला फंक्शन इसका है ये 2 सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करता है। और सेकेंडली इट इज ऑल्सो यूज्ड टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। आप इसकी मदद से सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। मैं जूते के फीते बांध लेता हूं, तब तक आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी बताता हूं बच्चों, सुनते रहना, मुझे मैं दिखूंगा नहीं लेकिन मेरी बात सुनिएगा। सुनने वाली बात यह है कि याद होगा हमने मीटर ब्रिज पढ़ा था और मीटर ब्रिज में हम लोगों ने बच्चों बात की थी, ओ माय गॉड यार मैं झुका और सांस चढ़ गई। बच्चों इससे पता लगता है कि मैं अनफिट होता जा रहा हूं, मुझे अपनी सेहत पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों मोटिवेशन दो, मुझे भी जिम जाना है। मैंने अभी इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी कि कुछ मोटिवेशन दो मैं जिम जाऊं, क्योंकि जिम ना जाऊं तो एटलीस्ट यार आधा 1 घंटा दौड़ूं जरूर। अब लास्ट हो गया 1 महीना हो गया मैं अपने सेहत पे थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। मुझे लगता है ये बहुत गलत बात है ना। हमको रोज अपने शरीर के लिए आधा घंटा तो जरूर निकालना चाहिए, चाहे वो योगा हो, चाहे वो कोई आउटडोर स्पोर्ट हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो जिम हो, कुछ भी हो, है ना, करना तो जरूरी है यार। बंदा अब पेट भी मेरा बाहर आ रहा है ना, ये देखो गलत बात है। चलो बच्चों कल से तुम्हारा भाई आधा घंटा निकालेगा, भले ही तुम्हें लेक्चर नहीं देगा मजाक कर रहे हैं, लेक्चर पहले मिलेंगे, सेहत का ध्यान बाद में रखा जाएगा, पर सेहत का ध्यान रखेंगे तब तो लेक्चर मिलेंगे, दोनों जरूरी है बच्चों। चलो आप, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की मदद से, पोटेंशियोमीटर की मदद से क्या करेंगे, हम तो एक तो हम 2 सेल्स के इंटर जो ईएमएफ होता है उनको कंपेयर करेंगे, देखते हैं कैसे।
और दूसरा फायदा ये भी है कि हम इससे किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अब दो सेल का ईएमएफ कैसे कंपेयर करना और एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालना ये हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक पोटेंशियोमीटर दिखता कैसा है। तो पहली बात तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर क्या दिखता है। उससे पहले अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं थोड़ा पीछे आके, तो हमने पढ़ा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है V/L। अब जितनी ज्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी उतना पोटेंशियल जो है वो कम गिरेगा आगे जाने पे। जैसे हमने यहाँ 10 सेंटीमीटर की वायर ली थी और 50 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया, तो हर 1 सेंटीमीटर आगे जाने पे, हर 1 सेंटीमीटर आगे खिसकने पे हमने क्या देखा कि 5 वोल्ट गिर रहा है। अब अगर मैं उसी लंबाई को 10 सेंटीमीटर की बजाय 100 सेंटीमीटर कर दूं तो हर 1 सेंटीमीटर आगे जाने पे 0.5 वोल्ट गिरेगा। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आप हर 1 सेंटीमीटर आगे जाओ और कम से कम वोल्टेज गिरे, तो आपको लेंथ को ज्यादा से ज्यादा करना होगा। अब अगर आपको मीटर ब्रिज याद हो तो मीटर ब्रिज में हमारे पास जो लंबाई थी वो 1 मीटर की थी, यानी 100 सेंटीमीटर की थी। वो फिर भी कितना बड़ा था, मैंने इसके ऊपर शॉट डाला था, आई होप आपने देख लिया कि 1 मीटर का है और उसका कोई इस्तेमाल नहीं करता है प्रैक्टिकल लाइफ में टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। ऐसे ही मीटर ब्रिज जैसा ही पोटेंशियोमीटर होता है जिसमें लंबाई हम 400 सेंटीमीटर रखते हैं। अब 400 सेंटीमीटर की लंबाई तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। 4 मीटर लंबा डिवाइस, जिस स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं उसकी छत 4 मीटर की नहीं होगी बच्चों, तो यहाँ इस कमर में तो घुसेगा भी नहीं वो। तो कहने का मतलब ये है कि 400 सेंटीमीटर की लंबाई को हम 400 सेंटीमीटर पर ना रखते हुए 100 सेंटीमीटर पर 4 बार घुमा देंगे। आप कह रहे होगे ये क्या कह रहे हो, मैं आपको समझाता हूं। ऐसा करते हैं, इसको यहां से शुरू करते हैं। इसकी पहली एप्लीकेशन पे आ गए हम लोग सीधा, और वो है कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। अब यार देखो ऑनलाइन में ना क्या है कि मतलब जब मैं मतलब ऑनलाइन मतलब यूट्यूब पे मैं आपको एक ये कंसेप्ट, कभी कभार ऐसा होता है कि 2 क्लास भी चलता है, कभी कभार ऐसा होता है 3 क्लास भी चलता है, कभी कभार ऐसा होता है 1 क्लास में खत्म हो जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि बच्चा डाउट ले रहा है उसको। मुझे नहीं पता ना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट। वहां पे बच्चा क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, चाहे वो लाइव क्लास हो हमारी ऑनलाइन, चाहे वो हमारे ऑफलाइन हो, वहां पे क्या होता है बच्चा डाउट पूछता है, तो हमें पता होता है कि यार इसके मन में ये वाला सवाल आ गया, इसको डिस्कस करते हैं। अब मुझे नहीं पता आपको ये एक बार में समझ में आएगा कि नहीं आएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा हिस्सा आपको समझ में नहीं आया, इन केस अगर नहीं आता है तो, और अगर आता है तो बता दीजिएगा समझ में आ गया। ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं वैसे, बट फिर भी आओ, यहां पे हमारे पास एक बैटरी है जिसका V वोल्ट है, ठीक है ना। अब इस V वोल्ट पे हम लोगों ने क्या किया, यहां पे कॉपर की प्लेट लगा दी, यहां पे भी कॉपर की प्लेट लगा दी, यहां पे भी कॉपर की एक प्लेट लगा दी, यहां पे भी एक कॉपर की प्लेट लगा दी। ये सब कॉपर है तो इसका कोई रेजिस्टेंस आप कंसीडर नहीं करोगे। फिर यहां पे 100 सेंटीमीटर की एक वायर लगा दी, यहां पे 100 सेंटीमीटर की एक वायर लगा दी, यहां पे 100 सेंटीमीटर की एक वायर लगा दी, और यहां पे 100 सेंटीमीटर की एक वायर लगा दी। अब क्या किया, यहां से कॉपर प्लेट से इसको जोड़ दिया, यहां से कॉपर प्लेट से इसको जोड़ दिया, और यहां से कॉपर प्लेट से इसको जोड़ दिया। तो देखा जाए तो 400 सेंटीमीटर की हमने वायर लगा दी, लेकिन जो जगह घेरी हमने वो 100 सेंटीमीटर ही घेरी है ना, बस इसको घुमा दिया। और कॉपर प्लेट इसलिए लगाई ताकि जो घुमाव है उसकी लेंथ कंसीडर ना हो, क्योंकि हमें इस वायर में रेजिस्टेंस नहीं चाहिए। जो पीली पीली वायर हमने बनाई है उसी का रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। दूसरी बात, ये तो पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव है। दूसरी बात, ये हमारा होता है प्राइमरी सर्किट, जिसको सोर्स सर्किट भी कहते हैं। यहीं से हम लोगों ने यहाँ पे 2 स्लॉट्स बना रखे होते हैं, जिसमें यहाँ पे अब अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, तो यहाँ पे हम लोग एक सेल लगा देंगे और यहाँ पे हम लोग दूसरा सेल लगा देंगे जिसका ईएमएफ हमें कंपेयर करना है। इसकी वैल्यू E1 मान लो, इसकी वैल्यू E2 मान लो, जो हमें पता नहीं है लेकिन हमें इनकी वैल्यू को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इनको आगे फर्दर कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे स्विच लगा देंगे K1 नाम का, और यहाँ पे लगा देंगे K2 नाम का, और इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे एक गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर जो है अगेन वो जॉकी से कनेक्टेड होगा। अब आपको सुननी है साइंस। साइंस क्या है, ये वाला सर्किट क्या कह रहा है, जो भी मैंने V पोटेंशियल लगाया है, ये V पोटेंशियल इस पूरी वायर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 400 सेंटीमीटर पे। पहले क्या कर रहे थे हम, जो पिछला अगर आपने हेडिंग याद हो, यहाँ पे हमने क्या किया, हम लोगों ने इस V को इस लंबाई पे डिवाइड कर दिया, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि आ गया हमारे पास V/L।
जिसकी एसआई यूनिट भी हम निकाल सकते हैं, वोल्ट पर मीटर। लेकिन अब मैंने क्या किया है, इस V पोटेंशियल को 400 सेंटीमीटर पर डिवाइड कर दिया और इसके पॉजिटिव को इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। अब खेल सुनना, जब मैं स्विच K1 को ऑन करूंगा, यानी केस 1 की अगर मैं बात करूं, स्विच K1 को अगर मैं ऑन करता हूं और फिर इस जॉकी से नल पॉइंट निकालता हूं, तो नल पॉइंट निकालने पे क्या होगा, मान लो वो नल पॉइंट आया यहां, ये हो गई 100 और ये हो गई 30, तो मान लो वो आया 130 सेंटीमीटर पे। लंबाई की शुरुआत यहां से हो रही है बिकॉज पॉजिटिव यहां है, 100, 200, 300, 400, तो 100 तो यहां हो गया, 30 यहां हो गया, तो 130 पर नल पॉइंट आया। अब अगर 130 पर नल पॉइंट आया है तो ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे का पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, पोटेंशियल है V, पोटेंशियल है V और लंबाई है 400 सेंटीमीटर, जिसको मैं L मान लेता हूं, ये तो आप सब जानते ही हो। लेकिन अगर मैंने इस जॉकी को यहां टच किया और गैल्वेनोमीटर में अगर करंट 0 हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 130 सेंटीमीटर का जो पोटेंशियल होगा वो E1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो E1 होगा वो होगा K इंटू में जो लंबाई आई है, जिसको मैंने अभी 130 कहा, लेकिन उसको भी हम L1 मान लेते हैं। कि मान लो पहले वाले को ऑन करा तो E1 के लिए जो नल पॉइंट मुझे मिला वो L1 पे मिला, ठीक है जी, स्टेटमेंट वगैरह आ जाएंगी। अब अगर मैं केस 2 की बात करूं, तो दूसरे वाला, अब मैंने क्या किया, मैंने K1 को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, एक बारी में एक ऑन करेंगे एक ऑफ करेंगे। और K2 को मैंने क्या कर दिया, ऑन। K2 को ऑन करने पे जो नल पॉइंट है, पहले तो मुझे बताओ वो बदल जाएगा या सेम रहेगा, जल्दी बताओ, नल पॉइंट बदल जाएगा या सेम रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, अलग हो जाएगा। अगर उसका पोटेंशियल अलग है तो उसका पोटेंशियल अलग होने की वजह से उसकी जो लेंथ है वो अलग आएगी, बिकॉज KL V को चेंज करेगा, L अलग आएगा। और वो आया हमारे पास KL2, वो हमारे पास आया KL2, सेम है। इसको मान लेंगे हम लोग सेकेंड इक्वेशन। अब कमाल की बात क्या कहती है, कमाल की बात कहती है कि कहां गया, अगर मैं डिवाइड कर दूं फर्स्ट और सेकेंड को, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर दूं तो उस केस में क्या होगा, मेरे पास आ जाएगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन में L2। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 आ जाएगा। मेरे पास L1 L2 है, मैं इससे दो सेल का EMF कंपेयर कर सकता हूं। देखा जाए तो इसकी हेडिंग है कंपेयरिंग द EMF ऑफ टू सेल्स, लेकिन हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक सेल ऐसा लगा दें जिसका EMF हमें पता हो और दूसरे का ना पता हो। मान लो E2 आपको पता हो, E1 ना पता हो, तो आप इस फॉर्मूले से E1 को कैलकुलेट भी कर सकते हो। आप इस फॉर्मूले से E1 को कैलकुलेट भी कर सकते हो। ओके बच्चों, डन है बच्चों, बात समझ में आ गई है बच्चों? चलिए बच्चों, अब ये तरीका पोटेंशियोमीटर का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं दो सेल्स के EMF को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अगर आपको याद हो, इसकी एक और एप्लीकेशन भी है और वो है इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं डायग्राम एक ही बार बनाऊंगा। ऐसा करते हैं, मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 खिचक, ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, क्योंकि मैं इसी डायग्राम में बदलाव कर दूंगा, मेरी मेहनत बच जाएगी ना थोड़ी सी यार। क्या दोबारा बनाऊं, क्या कहते हो? फिर कहोगे स्लाइड नहीं मिली, ये नहीं मिला, वो, तुम लोग नखरे भी करते हो यार। चलो आओ बच्चों, तुम भी क्या याद रखोगे, दोबारा बना देते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। हम इसी की मदद से एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालेंगे। ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव, यह आ गया नेगेटिव। लंडू लौंदे मेरे ते भले मजकल, और पिछे पिछे टुर दिया फे मजकल, आंदा है सटारा विचों ने मजकल, तेरे घर के खान तेरे कर के गाने साडे नहीं चल दे, लंडू लौंदे मेरे ते भले मजकल। ये इतना डायग्राम सेम ही है भाई। अब आगे इसको कनेक्ट कर दिया। अब यहां पे एक बदलाव आएगा कि एक तरफ तो हम लगा देंगे EMF E और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R जो हमें कैलकुलेट करना है, और
यहां पे लगा देंगे स्विच K1, लेकिन इधर हमें इस बार K2 नहीं लगाएंगे, हम यहां पे लगाएंगे रेजिस्टेंस बॉक्स। देखो इतने सही के लिए डायग्राम दोबारा बनवाया तुमने मेरे से, और यहां पे ये आपस में कनेक्टेड होंगे, और अगेन ये कनेक्टेड होगा गैल्वेनोमीटर से, और ये कनेक्टेड होगा जॉकी से। ठीक है जी, क्योंकि इस बार हमें क्या करना है, हमें एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है जो कि R है, वो हम लोग निकालेंगे कैसे। अगेन सब कुछ कंसेप्ट सेम है, 400 सेंटीमीटर की लंबाई है, फलाना ढिमकाना, वो सब कुछ सेम है। कॉपर की प्लेट क्यों लिए, ताकि ये जो मुड़ाव है, जो मोड़ है, इनका रेजिस्टेंस यहाँ पे इंक्लूड ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा ले लिया। ओके, बट अगर हम एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो केस वन में हम लोग स्विच K1 को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ओके, ऑन कर दिया, और इसको ऑफ रखेंगे और क्या निकाल लेंगे, नल पॉइंट। ये तो पिछली बार जैसा ही है। और मान लो नल पॉइंट आ गया L1 पे, तो E इज इक्वल टू K L1। ये तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकेंड इक्वेशन में पिछली बार हमने क्या किया था, अगर आपको याद हो, हमने K1 को ऑफ कर दिया था और K2 को ऑन कर दिया था, और उसके लिए नल पॉइंट निकाल लिया था। लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे, इस बार हम इसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस बॉक्स को भी इंक्लूड कर देंगे। और अगर हम रेजिस्टेंस बॉक्स को इंक्लूड कर देंगे, इसके अंदर से कोई रेजिस्टेंस निकाल देंगे, तो सर्किट में हमारा एक रेजिस्टेंस ऐड ऑन हो जाएगा। अब अगर सर्किट में रेजिस्टेंस आ गया और सिर्फ ईएमएफ नहीं है, तो ईएमएफ क्या होता है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, लेकिन पूरे सर्किट का पोटेंशियल ड्रॉप। लेकिन यहां पे हम सिर्फ इस रेजिस्टेंस बॉक्स का अगर पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे तो ई नहीं आएगा, क्या आएगा, वी आएगा। ई क्यों आएगा, ई तो तब आता है जब हम उसको सर्किट में रखते हैं सिर्फ, लेकिन यहां तो रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट में आ गया है, जिसकी वजह से इसको हम ईएमएफ नहीं पोटेंशियल ड्रॉप बोलेंगे, और वो वी आ जाएगा। और वी, लेकिन नल पॉइंट तो ऑब्वियस बात है चेंज हो जाएगा। अरे आप रेजिस्टेंस बॉक्स लाए हो ना सर्किट में, अब तो वैल्यू नल पॉइंट की बदल जाएगी, और नल पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V इज इक्वल टू KL2। इसको मान लेंगे कौन सी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। ई क्यों लिया, ईएमएफ था, अब ईएमएफ नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स आ गया है, तो V यानी एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस, वो कितना हो जाएगा, V। अगेन काम वही है कि दोनों को आपको डिवाइड करना है, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। उससे क्या मिलेगा, E अपॉन में V इज इक्वल टू K से K कैंसिल हो जाएगा, L1 अपॉन में L2, क्योंकि यार पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, ये इसका V लंबाई है, और 400 सेंटीमीटर की, सॉरी V इसका पोटेंशियल है, क्या बोले जा रहा हूं मैं, V इसका पोटेंशियल है, 400 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई है, तो ये जो K है वो तो सेम ही रहेगा, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, वो तो एक पोटेंशियोमीटर के लिए कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, लेकिन इससे हमें इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे मिला, हमारा मकसद तो क्या कैलकुलेट करना था, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो तो मिला ही नहीं है। रुको जरा, सब्र करो बच्चों। तो E अपॉन में V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 मिल गया। ओके, अब ध्यान सुनना, लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो तो E की जगह हम लोग रख सकते हैं IR प्लस R, और V ओम्स लॉ के हिसाब से होता है IR इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। मैं याद दिला दूं, हमने पढ़ा था कि E होता है I टोटल रेजिस्टेंस विच इज R फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, एंड छोटा r इज द रेजिस्टेंस इंटरनल जो कि सेल का है। डन है। अब इस हिसाब से I से I तो कैंसिल हो गया, तो R प्लस R अपॉन में R इज इक्वल टू L1 बाय L2। यहां से हम अगर डिवाइड करें तो 1 प्लस R बाय R इज इक्वल टू L1 बाय L2 आ जाएगा। बोलो बच्चों, इस हिसाब से अगर हम इसको उधर ले जाएं तो R बाय R इज इक्वल टू L1 बाय L2 माइनस 1 आ गया। अब अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो R बाय R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन में L1 हो जाएगा, सॉरी L2 हो जाएगा, L2 हो जाएगा बच्चों। और यहां से अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना चाहूं बच्चों तो L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू में R, ये हमारे पास बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया है। क्योंकि आपके पास L1 है, हाँ है, L2 है, हाँ है, बिल्कुल है, R है, ये R क्या है, ये यहाँ का रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसका रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस है जो कि आपने निकाला होगा की से। मैंने इसके ऊपर भी शॉट डाला कि ये दिखता कैसा है, तो की से आपने निकाला होगा। और बच्चों इसके साथ हमारा ये पोटेंशियोमीटर ने इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हमें कैलकुलेट करके दे दिया। वाह जी वाह, मजा ही आ गया। हमने इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया है।
यानी इसकी मदद से हमने इंटरनल, तो हम एक पोटेंशियोमीटर की मदद से इंटरनल रेजिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और हम पोटेंशियोमीटर की मदद से दो ईएमएफ को भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ बच्चों हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। अब चैप्टर ये देखो, ये चैप्टर ना बहुत विशाल और बहुत बड़ा है, आप समझ सकते हैं। ये आज हमारा 7वां लेक्चर है। हमारे ऑफलाइन में ये 14 लेक्चर चला है चैप्टर, आप सोचो जरा 14 लेक्चर। तो आप समझो ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत सारे नए नए फॉर्मूले हैं, बहुत सारी चीजें। और कमाल की बात सुनोगे, 4th चैप्टर जो कि इसका अगला चैप्टर है वो इसके बराबर या आप कह सकते हो इससे बड़ा ही है। तो मेरी सलाह सबको ये रहेगी कि हम 4th चैप्टर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले 3 चैप्टर ढंग से पढ़े, क्योंकि अभी मेंटी हुई थी। अभी लास्ट संडे मैं और शिवांगी मैम मेंटी में गए थे, मेरे को तो मजा ही नहीं आया। नहीं जी नहीं, मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हुआ। अभी आपको पोटेंशियल की यूनिट तक नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि एक टेस्ट चार्ज क्या होता है, बेसिक सवाल पूछे गए थे, अभी आपको वही नहीं आते। नहीं नहीं नहीं, तो आप सिर्फ वीडियोस खोल के बैठ रहे हो। बच्चों ऐसा नहीं चलेगी पढ़ाई। ऐदा नहीं चलदा, क्या ऐदा नहीं चलदा फिजिक्स नाल प्यार, माय गॉड, ऐसे नहीं होता यार, बात को समझा करो। आप ढंग से पढ़ो, आप सिर्फ वीडियोस मत देखो। 2x पे वीडियो देख रहे हो, 1.5x पे वीडियो देख रहे हो, चलो 1.5x 2x उसका सवाल नहीं है। सवाल ये नोट्स नहीं बना रहे हो आप। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बस वीडियो देखते हैं इसको बेड पे लेटे लेटे। यार मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं, मुझे वो टैग करते हैं इंस्टाग्राम पे, वीडियोस बनाते हैं, टाइम लैप्स बनाते हैं। मैं जो जो पढ़ा रहा हूं उसको वो लिख रहे हैं वहां। पता नहीं वीडियो के लिए किया वैसे, बट ईमानदारी से ही किया होगा। पूरा 1 घंटे का लेक्चर देखना तो 1 घंटे से पहले उठ नहीं रहे हैं वहां से, और फिर उसके नोट्स बना रहे हैं वहां बैठ के। तो दैट इज द फॉर्मेट ऑफ पढ़ाई ऑन यूट्यूब। आप यूट्यूब को ऐसा मत समझो यूट्यूब है तो वीडियो देखनी है मुझे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है बेटा। एक बड़ा आदमी जो पढ़ता ही ऑनलाइन है, यूपीएससी वगैरह की तैयारी जैसे ऑनलाइन पे होती है, वो कैसे पढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है, आप समझ नहीं रहे हो। वो साथ साथ नोट्स बना रहा है, वो उसको 1 घंटे की ट्यूशन की तरह काम कर रहा है। अब जैसे कि ये वाली क्लास है, जैसे अभी ये क्लास रिकॉर्ड हुई होगी हमारी 30 मिनट के आसपास की, लेकिन ये 1 घंटे की क्लास है। ऑफलाइन में हम एक बैच में इतना ही पढ़ा पाते हैं बस। वहां से पहली बात तो क्वेश्चन भी आ रहे हैं, दूसरी बात बच्चा साथ साथ लिख भी तो रहा है। अब मैं बोल रहा हूं उसको नोट करो, बच्चा साथ साथ नोट कर रहा है, और तभी तो मजा आ रहा है ना, क्योंकि वो नोट एक तो मैंने पढ़ाया, एक बार होशियार बच्चा नोट करते करते भी पढ़ रहा है, उसको लिख भी रहा है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। कहने 40 मिनट की क्लास अगर आप रिकॉर्ड करने, मैं 40 मिनट आपको पढ़ा के चला गया और आप साथ साथ लिख रहे हो, तो वो 1.5 घंटे की क्लास है। झूठ नहीं बोल रहा, आप कैलकुलेट कर लेना। तो 1.5 घंटे की क्लास बनाओ, 40 मिनट को 40 मिनट में खत्म कर रहे हो आप, फिर इसका मतलब ये बस आप देख रहे हो। और ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होती है, ऐसे तो मूवी देखी जाती है, ऐसे पढ़ाई थोड़ी ना होती है बाबू। बात समझो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। एक एक चीज को टॉपिक खत्म कराया मैंने, वीडियो को पॉज करके साथ साथ करो। बात समझ में आई? आज का लेक्चर हम इतना रख रहे हैं बिकॉज चैप्टर हमारा क्या हो गया, समाप्त। और आप बोलोगे तो मैं अगला चैप्टर शुरू कराऊंगा, आप बोलोगे तो हमने जो 3 चैप्टर कराए हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स करा दूंगा। जल्दी से बता देना, ठीक है? आप बोलो तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करा देते 3 चैप्टर के, और आप बोलो तो नहीं हम ऐसा कर देंगे कि भैया अगला चैप्टर करा देंगे, ये आपकी चॉइस है। मैं अगर होता आपकी जगह तो मैं ये कहता कि भाई ये पहले 3 चैप्टर जो हुए हैं इनको एक बार रिवाइज करते हैं, इनके ऊपर कोई। लेकिन अगर आपको सिलेबस की भी चिंता है, आप देख लो, आप बता दो, आप मालिक लोगो, ठीक है? लेकिन चैप्टर आज हम समाप्त कर रहे हैं, ठीक है बच्चों? ओके, हर एक फॉर्मूला लिखो, हर एक चीज को नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करो। 7वां लेक्चर है शायद ये हमारा, आज 6वां है 7वां है, 7वां लेक्चर है, बताओ। और 7वें, और अगर आपने अभी तक एक भी लेक्चर के नोट्स नहीं बनाए हैं तो फिर आप क्या ही कर रहे हो। मेरी सलाह रहेगी 7वां लेक्चर दोबारा देखो बच्चों, और उसको या अगर आपके पास पीपीटी है तो उसके नोट्स बनाओ। आपको लगे यार ये टॉपिक मोबिलिटी, यार ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी यार मेरे को याद नहीं आ रहा, उसको दोबारा देख लो फिर उस टॉपिक को सिर्फ। वो टाइम स्टैम्प तो यहाँ पे होते ही हैं शायद, ठीक है यार? अल्टीमेटली ऐसे काम करना है। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ या फिर क्वेश्चन आंसर के साथ, वो आप बता देना कमेंट पे। थैंक यू सो मच।